हेलो गाइस, वेलकम टू मित्तल लॉ लेक्चर्स। हम आज इस वीडियो में बात करेंगे कि परमानेंट लोक अदालत क्या होती है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे किया जाता है परमानेंट लोक अदालत का, और इसकी जुरिसडिक्शन क्या है और इसकी वर्किंग क्या होती है परमानेंट लोक अदालत की। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ परमानेंट लोक अदालत इज़ अ न्यू कंसेप्ट टू सेटल द डिस्प्यूट्स बाय द कॉम्प्रोमाइजेज। तो अगर हम बात करें जो कॉन्स्टिट्यूट की गई है परमानेंट लोक अदालत, ये एक न्यू कंसेप्ट है जो डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं उनको सेटल करवाने के लिए बाय कॉम्प्रोमाइज, समझौते से। It is added in the Legal Services Authorities Act 1987 by Legal Services Authorities Amendment Act 2002। तो जो ये परमानेंट लोक अदालत है इसको ऐड किया गया है लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 में, लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा। एक्चुअली इट इज़ अ यूनिक प्लेटफॉर्म टू सेटल द डिस्प्यूटेड केसेस ऑफ पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज बाय कॉम्प्रोमाइज। अगर हम बात करें, एक यूनिक प्लेटफॉर्म है। जो यूनिक प्लेटफॉर्म जो ये है, ये डिस्प्यूटेड केसेस जो हैं पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के रिलेटेड, उनको सेटल करके उनको कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह करवाता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ परमानेंट लोक अदालत। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ परमानेंट लोक अदालत इज कॉम्प्राइज ऑफ द फॉलोइंग। अगर हम बात करें जो परमानेंट लोक अदालत है, इनका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे किया जाता है, इसमें एक चेयरमैन होता है और 2 अदर मेंबर्स होते हैं। द चेयरमैन मे बी द पर्सन हु हैव बीन एट द पोस्ट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट जज और अपर डिस्ट्रिक्ट जज। तो जो चेयरमैन होता है, जो पर्सन है, वो उसकी पोस्ट जो मतलब डिस्ट्रिक्ट जज की होनी चाहिए या अपर डिस्ट्रिक्ट जज होना चाहिए, वो चेयरमैन बन सकता है। 2 अदर मेंबर्स विल बी पर्सन्स हु हैव एडिक्वेट एक्सपीरियंस ऑन पब्लिक सर्विसेज। तो जो 2 अदर मेंबर्स होंगे वो कोई ऐसे पर्सन होने चाहिए जिनके पास एडिक्वेट मतलब सही एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिक सर्विसेज में वर्क करने का। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ परमानेंट लोक अदालत विल बी डन बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। अगर हम परमानेंट लोक अदालत की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ये सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है। एंड द कंडीशंस ऑफ सर्विसेज विल ऑल्सो बी डिसाइडेड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। तो जो इसकी कंडीशंस होती है सर्विसेज की, वो भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड की जाती है। अब हम बात करेंगे पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज होता क्या है। इसमें यह बताया गया ट्रांसपोर्ट, टेलीफोन, पोस्टल, सप्लाई ऑफ पावर और लाइट और वाटर, हॉस्पिटल, इंश्योरेंस सर्विसेज एक्सेट्रा आर कंसिडर्ड एज पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। तो अगर हम बात करें जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज होती हैं, टेलीफोन की सर्विसेज होती हैं, पोस्टल सर्विसेज होती हैं, पानी की सप्लाई की या लाइट की सप्लाई की, पावर की सप्लाई की जो सर्विसेज होती हैं, या हॉस्पिटल की सर्विसेज होती हैं, इंश्योरेंस सर्विसेज होती हैं, ये सारी की सारी पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में काउंट की जाती है, कंसिडर की जाती हैं। जो भी कोई भी ऐसी सर्विसेज जो पब्लिक के यूज़ के लिए सर्विसेज दी जाती हैं डेली नीड्स के लिए। अब हम बात करेंगे जुरिस्डिक्शन ऑफ परमानेंट लोक अदालत की। जो परमानेंट लोक अदालत है इसकी जुरिस्डिक्शन क्या है। परमानेंट लोक अदालत हैव द अथॉरिटी टू हियरिंग एंड सेटलमेंट ऑफ द केसेस विच आर इन द एम्बिट ऑफ द पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। तो जो परमानेंट लोक अदालत है इनकी जो अथॉरिटी है, ये उन केसेस की सुनवाई वगैरह कर सकते हैं, उन केसेस को सेटलमेंट करवा सकते हैं, उन केसेस की जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज की हदों के अंदर आते हैं, एम्बिट के अंदर आते हैं, उनके स्कोप के अंदर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ट्रायल एंड डिस्पोजल ऑफ एवरी मैटर रिलेटेड टू पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज कम्स अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ परमानेंट लोक अदालत। अगर हम बात करें जो ट्रायल है और डिस्पोजल है हर मैटर का, जो भी पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज रिलेटेड मैटर है, वो सारे के सारे मैटर्स परमानेंट लोक अदालत की जुरिस्डिक्शन के अंदर आते हैं। बट परमानेंट लोक अदालत डू नॉट हैव अथॉरिटी फॉर सेटल ऑफ द फॉलोइंग केसेस। बट जो परमानेंट लोक अदालत हैं उनके पास अथॉरिटी नहीं है ऐसे केसेस को सेटल करने की। एनी सच क्रिमिनल केस विच इज़ नॉट कॉम्प्राइजेबल। तो इसमें यह बताया गया है कि कोई भी ऐसे क्रिमिनल केसेस जो कॉम्प्रोमाइजेबल नहीं होते, कि जिनको कॉम्प्रोमाइज नहीं करवाया जा सकता है जिन केसेस का, द केस इन विच द प्रॉपर्टी इज ऑफ द वैल्यू ऑफ मोर देन 10 लाख रुपीज़। कोई ऐसे केसेस जिनमें जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो 10 लाख रुपीज़ से ज़्यादा है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इंक्रीज इट जुरिस्डिक्शन। बट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इसकी जुरिस्डिक्शन बढ़ा सकती है आफ्टर इशूइंग नोटिफिकेशन विद द कंसल्टेशन ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी। नोटिफिकेशन इशू करके, और जो वो नोटिफिकेशन होगा वो कंसल्ट करना पड़ेगा उस नोटिफिकेशन के बारे में पहले सेंट्रल अथॉरिटी से, देन ही नोटिफिकेशन इशू किया जा सकता है। कि रामलाल वर्सेस जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड दैट मैरिटल डिस्प्यूट्स कैन नॉट सेटल्ड बाय द लोक अदालत। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था कि जो मैरिटल डिस्प्यूट्स होते हैं वो लोक अदालत के द्वारा सेटल नहीं करवाए जा सकते, बिकॉज द मैरिज इज नॉट इंक्लूडेड इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। बिकॉज जो मैरिज है वो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के अंदर नहीं इंक्लूड होती, नहीं कंसिडर की जाती।
अब हम लास्टली बात करेंगे वर्किंग ऑफ परमानेंट लोक अदालत की। जो वर्किंग है परमानेंट लोक अदालत की वो कैसे की जाती है, क्या क्या उनके वर्क्स वगैरह होते हैं। सबसे पहले इसमें हमारी वर्किंग है बिफोर टेकिंग सच केस इन अ कोर्ट। जो भी केस मतलब कोर्ट के अंदर लिया जाता है, उस केस को लेने से पहले एनी ऑफ द पार्टी कैन डू अपील फॉर कॉम्प्रोमाइज बिफोर परमानेंट लोक अदालत। कोई भी पार्टी जो अपील वगैरह कर सकती है कॉम्प्रोमाइज करवाने के लिए परमानेंट लोक अदालत के पास। एंड आफ्टर सच एप्लीकेशन द डिस्प्यूटेड विल नॉट टेकन टू द कोर्ट। और जब वो एप्लीकेशन वगैरह रिसीव कर ली जाती है उनकी तरफ से, तो जो डिस्प्यूट है वो कोर्ट के अंदर नहीं लेके जाया जाता, बल्कि परमानेंट लोक अदालत में लेकर जाया जाता है, ताकि उसका कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से करवाया जा सके। अब हम सेकंड वर्किंग की बात करेंगे। ऑन सच अपील द फॉलोइंग डायरेक्शंस शैल बी गिवन बाय द परमानेंट लोक अदालत टू पार्टीज। जब मतलब अपील वगैरह की जाती है तो जो ये फॉलोइंग मतलब डायरेक्शंस वगैरह दी जाती है परमानेंट लोक अदालत के द्वारा पार्टीज को। सबसे पहले इसमें डायरेक्शन ये है, सबसे पहली बात ये कहा जाता है टू प्रेजेंट रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट को प्रेजेंट करने के लिए बोला जाता है। टू मेंशन बेसिस एविडेंसेस एंड रिलेटेड पॉइंट्स ऑफ डिस्प्यूट्स इन द रिटर्न स्टेटमेंट। कि जो मेंशन किया जाए कि कौन से बेस पे ये केस वगैरह किया जा रहा है, ये अपील वगैरह लगाई जा रही है, इसके एविडेंसेस वगैरह क्या है, इसके रिलेटेड पॉइंट्स जो भी डिस्प्यूट के रिलेटेड हैं उनको रिटर्न स्टेटमेंट में दिया जाए। टू प्रेजेंट एनी डॉक्यूमेंट एज एन एविडेंस। कोई भी डॉक्यूमेंट जो भी एविडेंस के तौर पे हैं उनको प्रेजेंट किया जाए। फॉर एनी एक्स्ट्रा स्टेटमेंट, अगर और के भी रिक्वायरमेंट वगैरह होगी तो वो लगा सकते हैं। टू मेक अवेलेबल फोटोस्टेट कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंटेड इन द अदालत। जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करवाए जाएंगे, प्रेजेंट किए जाएंगे अदालत के अंदर, उनकी फोटो कॉपीज वगैरह फोटोस्टेट कॉपीज करवा कर रखना टू द अदर पार्टी सो दैट ही कैन डिफेंड। तो जो डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपीज वगैरह होगी ताकि वो अदर पार्टी को दी जा सके, ताकि वो अपने केस को डिफेंड करवा सके। अब हम बात करेंगे आफ्टर इट द काउंसिलेशन प्रोसीडिंग्स विल बी स्टार्टेड बिटवीन पार्टीज बाय द परमानेंट लोक अदालत। तो अगर हम बात करें इसके बाद क्या होगा कि जो काउंसिलेशन प्रोसीडिंग्स है, समझौते की प्रोसीडिंग्स है, वो स्टार्ट हो जाएंगी पार्टीज के बीच परमानेंट लोक अदालत के द्वारा। इट विल बी endeavor of लोक अदालत ड्यूरिंग सच प्रोसीडिंग्स दैट द पार्टीज शुड रीच एनी जस्टिफिएबल कंक्लूजन इन एमिकेबल एटमोसफियर। तो ये प्रयास किए जाएंगे लोक अदालत के द्वारा कि जो प्रोसीडिंग्स हैं उनमें जो पार्टीज वगैरह हैं उनको मतलब ऐसे कंक्लूजन पे लाया जाए, फ्रेंडली नेचर से, फ्रेंडली एटमोसफियर वगैरह होगा वहाँ पे, और कुछ ऐसा कंक्लूजन लाया जाए जिससे दोनों पार्टीज का कोई भी नुकसान वगैरह ना हो। एंड द माइंड सेट ऑफ द पार्टीज एंड लोक अदालत विल बी इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल। तो जो पार्टीज का माइंड सेट होगा और लोक अदालत का माइंड सेट होगा वो इंडिपेंडेंट होगा और इम्पार्शियल होगा। पार्शियलिटी वगैरह नहीं की जाएगी लोक अदालत में कोई भी किसी भी तरीके की। बोथ पार्टीज माइट प्रेजेंट एविडेंसेस इन देयर फेवर। तो दोनों की दोनों पार्टीज जो हैं वो अपने एविडेंस वगैरह प्रेजेंट कर सकेंगी अपने केस को फेवर में लेने के लिए। इफ देयर इज एनी कॉन्सिलेशन देन अवार्ड विल बी पास्ड बाय द परमानेंट लोक अदालत। अगर कोई भी समझौता वगैरह होता है तो जो मतलब डिसीजन वगैरह है वो परमानेंट लोक अदालत के द्वारा पास किया जा सकता है। सिग्नेचर ऑफ द बोथ पार्टीज विल बी टेकन ऑन द एग्रीमेंट ऑफ कॉन्सिलेशन। तो जो समझौते के लिए एग्रीमेंट वगैरह करवाया जाएगा परमानेंट लोक अदालत के द्वारा, उस पर दोनों की दोनों पार्टीज के सिग्नेचर वगैरह लिए जाएंगे। इफ देयर इज नो कॉन्सिलेशन बिटवीन पार्टीज, अगर तो समझौता नहीं होता, देन सच केस विल बी सेटल्ड बाय द परमानेंट लोक अदालत। तो जो वो केस है जो परमानेंट लोक अदालत के द्वारा सेटल किया जा रहा है, वो प्रोवाइडेड दैट द केस इज नॉट रिलेटेड टू द क्राइम। तो ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये बात का मतलब ध्यान रखा जाना चाहिए कि वो जो भी परमानेंट लोक अदालत के द्वारा केस वगैरह सेटल किया जा रहा है वो क्राइम के रिलेटेड केस नहीं होना चाहिए। अगर क्राइम के रिलेटेड है तो उसमें समझौता तो हो ही नहीं सकेगा, क्योंकि क्रिमिनल केस हो गया इस वजह से। केस ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस कलकत्ता हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी। इट हैज़ बीन पास्ड बाय द लोक अदालत ओइंग टू द रीजंस दैट। जो मतलब लोक अदालत के द्वारा ये पास किया गया है, ये रीजंस लेकर लोक अदालत कैन सेटल द केसेस ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रोमाइज। तो जो लोक अदालत हैं वो उन्हीं केसेस को सेटल कर सकती हैं कॉम्प्रोमाइज़ के बेसिस पे, विच रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ बोथ पार्टीज। जहाँ पे दोनों की दोनों पार्टीज प्रेजेंस होनी चाहिए, वहीं पे कॉम्प्रोमाइज करवाया जा सकता है। अवार्ड द अवार्ड ऑफ परमानेंट लोक अदालत शैल बी फाइनल। तो जो परमानेंट लोक अदालत का डिसीजन होगा उसे हम अवार्ड भी कह सकते हैं। फाइनल होगा उनका डिसीजन, बाइंडिंग ऑन बोथ पार्टी, दोनों की दोनों पार्टीज पे बाइंडिंग होगा। इक्वल टू डिक्री ऑफ सिविल कोर्ट, जो सिविल कोर्ट की डिक्री होती है, फैसला होता है, उसके बराबर माना जाएगा परमानेंट लोक अदालत का जो भी डिसीजन होगा। इट विल नॉट बी क्वेश्चनेबल इन एनी केस अपील और प्रोसीडिंग्स। तो ये किसी भी केस में किसी भी अपील या प्रोसीडिंग्स इसके मतलब क्वेश्चन वगैरह नहीं किया जा सकता कि अपील कोई भी कर सके, ऐसा कुछ नहीं होगा। एग्जीक्यूशनेबल बाय द सिविल कोर्ट।
तो जो सिविल कोर्ट होगी उसके द्वारा एग्जीक्यूट करवाया जाएगा ये इनका फैसला। पास्ड बाय द मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ लोक अदालत, तो जो लोक अदालत के मेजोरिटी मेंबर्स जो भी फैसला वगैरह देंगे, जो भी डिसीजन लेंगे, उनका डिसीजन मेजोरिटी बेस पे पास किया जाएगा। प्रोसीजर एट द टाइम ऑफ मेकिंग एफर्ट्स फॉर कॉम्प्रोमाइज, तो जब एफर्ट्स वगैरह किए जाते हैं कॉम्प्रोमाइज़ करवाने के लिए, द लोक अदालत विल फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, तो जो लोक अदालत है उनको प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पहले बात फॉलो करने पड़ेंगे, और जो भी उनका डिसीजन वगैरह होगा वो इम्पार्शियल होना चाहिए, कि मतलब पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, किसी एक के फेवर में वो फैसला नहीं सुना सकते पार्शियलिटी करके। शेल डू ऑब्जेक्टिव वर्क्स, कि मतलब जो लोक अदालत का ऑब्जेक्ट है वो वर्क्स होने ज़रूरी हैं। विल प्ले फेयर रोल, कि मतलब वो सच मतलब जो भी सर्कमस्टांसेस सिचुएशंस के अकॉर्डिंग सही फैसला होगा वो वही देंगे। विल बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी जस्टिस एंड गुड कंसाइंस, तो जो भी मतलब लोक अदालत है वो कॉम्प्रोमाइज जब करवाने लगेगी तो जो भी एफर्ट्स वगैरह किए जाएंगे इस बात को ध्यान में रखकर किए जाएंगे कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी जस्टिस एंड गुड कंसाइंस वगैरह भी देखा जाएगा, कि वो अपने डिस्क्रिशनरी पावर यूज़ करके फैसला सुना सकते हैं और वो दोनों की दोनों पार्टीज पे बाइंडिंग होगा। इट इज़ रिमार्केबल दैट परमानेंट लोक अदालत विल नॉट बी बाइंडिंग टू सिविल प्रोसीजर कोड 1908, तो ये बात कही गई है जो परमानेंट लोक अदालत है इसका जो भी मतलब फैसला वगैरह होगा वो CPC 1908 जो है एक्ट इस पे बाइंडिंग वगैरह नहीं होगा। एंड इंडियन एविडेंस एक्ट 1972 इन सेटलमेंट ऑफ द केसेस थ्रू कॉन्सिलेशन, दैट इज टू फॉलो द प्रोसीजर प्रेस्क्राइब्ड इन देम विल नॉट बी एसेंशियल। In this way, the permanent लोक अदालत are free from the complicated procedure of CPC and technical rules of the evidences। तो इसमें ये बताया गया जो CPC 1908 है या इंडियन एविडेंस एक्ट 1972 है, इनके केसेस में अगर कोई भी फैसला वगैरह समझौते के द्वारा करवाया जाएगा, सेटलमेंट करवाई जाएगी केसेस की, तो जो इन एक्ट्स के अंदर प्रोसीजर दिए गए हैं ज़रूरी नहीं कि मतलब उन्हीं को प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा जो प्रेस्क्राइब्ड है इन एक्ट्स के अंदर। लोक अदालत अपने प्रोसीजर भी अपना सकती है डिसीजन देने के लिए। In this way, the permanent लोक अदालत are free from the complicated of procedure of CPC and technical rules of the evidences। तो हम इसी वे में ये बता सकते हैं कि जो परमानेंट लोक अदालत है ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है जो CPC का, सिविल प्रोसीजर कोड का, या कोई भी टेक्निकल रूल्स या एविडेंसेस के, उनसे फ्री मानी जाती है लोक अदालत। ओके गाइस, थैंक यू।